आप संदेश से मैं नील कौशिक न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करने वाले हैं। बादरा आसपास की तो तमाम खबरें आपको रोजाना बताते हैं। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारियां भी दोस्तों देते हैं। आज भी हम समीक्षात्मक बात ही करने वाले हैं उन्हीं खबरों की जो राजस्थान की राजनीति से, बीजेपी कांग्रेस से जुड़ी हुई है, बसपा माकपा सभी से जुड़ी हुई है। और दोस्तों, इसी के साथ प्रदेश की भी राजनीति के साथ साथ बादरा क्षेत्र में जो नेताओं का जनसंपर्क अभियान चल रहा है उसमें क्या लेटेस्ट चीज़ निकल कर आई है, और राजनीतिक रूप से नेताओं के संबोधन आदि की हम चर्चा सदैव दोस्तों करते हैं। नए नए घटनाक्रम आपको सदैव इस बुलेटिन के माध्यम से बताते हैं, तमाम उन खबरों से भी आपको रूबरू कराते हैं। लेकिन आज एक हम बात करने वाले हैं दोस्तों उस विषय पर जो विषय सीधा किसानों से जुड़ा हुआ है, और जो हाल ही में बुधवार को जो केंद्र की मीटिंग हुई थी मंत्रिमंडलीय, और खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई थी दोस्तों, समर्थन मूल्य जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं दोस्तों बादरा की वो आसपास की खबरों से। और आसपास की खबरों में मैं सबसे पहले दोस्तों आपको बताऊं तो अनाज मंडी बादरा, जिसमें बहुत बड़ा व्यापार मंडल संगठन एक बना हुआ है, कच्चा आड़तिया व्यापार मंडल, और उनके द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया कृषि उपज मंडी सचिव को। और उस ज्ञापन में क्या लिखा गया दोस्तों? ज्ञापन में प्रमुख रूप से 7 मांगों का जिक्र किया गया है। और यहाँ ये देखने वाली बात है कि दोस्तों इसमें कई विकास कार्य भी शामिल है, वर्तमान विधायक के कार्यकाल के भी दोस्तों। और क्योंकि हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कच्चा आड़तिया व्यापार मंडल के अध्यक्ष जो है वो शिवगान डिलकी वाले हैं, जो कि विधायक बलवान पुनिया के खास हैं। सचिव जगदीश गर्ग है, उनके द्वारा आज अनेक व्यापारीगण इकट्ठे हुए और सचिव को ज्ञापन सौंपा गया। यहाँ जरूर शिवगान डिलकी वाला तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उसी लेटर पैड पर आज 7 मांगों वाला ज्ञापन सौंपा गया। क्या है वो प्रमुख मांग दोस्तों? मैं शुरुआत में आपको बताऊं तो कवर जो शेड के ऊपर बना हुआ है, शेड जो बना हुआ है दोस्तों, उसकी छत को बढ़ाने की मांग है, जिसके नीचे अनाज की बोरियां रखी जाती है। जो आपदाओं का समय होता है, चाहे वो बहुत तेज धूप हो या फिर आंधी हो, बरसात हो, ऐसे में वो छत जो है बढ़ाने की मांग की गई। और जो फर्श है उसके नीचे बना हुआ वो पूरी तरह से टूट चुका है, उस पूरे फर्श को भी पुनर्निर्माण करवाने की मांग की गई है। और वाटर होस्टिंग सिस्टम काफ़ी दिनों से खराब पड़ा है, और उसकी जगह 2 और वाटर होस्टिंग सिस्टम लगाने की मांग भी मंडी व्यापार मंडलों ने द्वारा की गई है। और मंडी की जो बाउंड्री वाल है वो तमाम दीवार जर्जर हो चुकी है, और इससे मंडी की सुरक्षा को लेकर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है। तो इसका भी निर्माण जल्द से जल्द करवाए जाने की मांग की है। और टावर की लाइट काफ़ी लंबे समय से खराब पड़ी है दोस्तों, वो टावर की लाइट बदली जाए, खराब है तो उसकी स्थिति को ठीक किया जाए, ये मांग भी मंडी समिति द्वारा की गई है। इसके अलावा दोस्तों मंडी की एक मात्र प्याऊ जिसमें फर्जी पेमेंट उठ रहा है और कोई नहीं है वहाँ पानी पिलाने वाला, एक कर्मचारी की वहाँ से तनख्वाह उठ रही है, तो उसकी जांच कराने की मांग कच्चा आड़तिया व्यापार मंडल की समिति द्वारा किया गया है। और इसके अलावा चौकीदार की व्यवस्था सुचारू रूप से और बढ़िया तरीके से नहीं है, जिसकी बार बार मांग व्यापारीगण उठाते रहे हैं, उसकी भी व्यवस्था की मांग की है। और 7वीं अंतिम मांग जो है वो है हाल ही में डामर की जो सड़क बनाई गई है दोस्तों, वो सड़क बनते बनते टूट चुकी है, और जनवरी में उसका उद्घाटन हुआ था, और वो सड़क टूट चुकी है और बुरी तरह से वो सड़क टूट रही है। तो इन मांगों को लेकर कच्चा आड़तिया व्यापार मंडल जो है वो मांग कर रहा है, और जल्द से जल्द इस सारी समस्याओं का निराकरण किया जाए, इसकी मांग करता है। इस अवसर पर सचिव जगदीश गर्ग, भगवाना राम, समर सिंह और सुनील गेवाले, चंद्रबान, शिव कुमार, सतपाल गोयल, महेंद्र रतिवाल आदि अनेक व्यापारीगण दोस्तों उपलब्ध रहे। और इसके साथ ही 10 जून को बादरा के अस्पताल में एक विशाल
रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि बादरा के अस्पताल में होगा। और सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इस शिविर में हेलमेट भी बांटा जा रहा है और एक साथ में वाटर बोतल भी दी जाएगी। और ये कैंप लगाया जा रहा है दोस्तों सुखदेव शर्मा, जो कि बोजला के उनके जन्म दिवस के अवसर पर। तो ये बहुत शानदार पहल है दोस्तों। मैं इसी का आपको विस्तार से बताऊं तो जैसे हम किसी का जन्मदिन आता है, केक काटते हैं, केक के ऊपर मोमबत्ती लगाकर उसको फूंक मार के बुझाते हैं, क्या भला होने वाला है दोस्तों इस फूंक से। जबकि ये हमारे भारत की सनातन परंपराओं में भी नहीं है, ये पश्चिमी सभ्यताओं से आई हुई एक परंपरा है जिसका निर्वाह हम करते चले जा रहे हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं आप गाय को गुड़ खिलाइए, गाय को चारा खिलाइए, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए कोई पौधारोपण अभियान कीजिए, अन्य कोई सामाजिक सरोकार वाले काम कीजिए। ऐसे काम करते हुए आप जैसे सुखदेव शर्मा के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है और वो भी राजकीय अस्पताल में, तो ये बहुत शानदार पहल है। और साथ ही सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट वितरण किया जा रहा है और साथ में एक पानी की बोतल भी दी जाएगी, गर्मी को ध्यान में रखते हुए। तो रक्तदाताओं के लिए ये खुशी की भी बात है, उनको ओबलाइज करने वाली, उनको मोटिवेट करने वाली भी बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदाता इस कैंप में भाग लें, ऐसी हमारी भी तमन्ना है। और दोस्तों इसी के साथ शहीद भगत सिंह युवा संगठन मैराना गांव का एक नई पहल इन दिनों की हुई है। उनके द्वारा सनातन धर्म संस्कृति के प्रति जो युवाओं में जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, जिस प्रकार से युवाओं में सनातन संस्कृति के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं इसका रीज़न है हमारा ये मोबाइल जो अपने हाथ में है, या कहीं ना कहीं नशे की प्रवृत्ति भी है, जो नशे की तरफ अग्रसर हो चले युवा, उनके लिए ये सारी दुनिया जो है और सारे ताम झाम उनके लिए बेकार सिद्ध हो रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देने के लिए अब युवा जो है शहीद भगत सिंह युवा संगठन मैराना का वो एक नई पहल करके हनुमान जी के मंदिर में एक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया मैराना गांव में। और ऐसा वो पूरे तहसील में करना चाहते हैं और युवाओं को जागृत करने का प्रयास करते हैं। इसके अध्यक्ष जो है वो है सचिन टांडी। दोस्तों ये युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसके सानिध्य में लगातार युवा जुड़ते भी चले जा रहे हैं। और जो हनुमान चालीसा पाठ आयोजन किया गया था उसमें बड़ी संख्या में युवा भी जुड़े। तो ऐसे कार्यक्रम भी युवाओं को कम से कम नशे की प्रवृत्ति से तो छुड़ाएगा और छुड़ाकर कहीं ना कहीं सनातन परंपरा की ओर अग्रसर करेगा। तो ऐसे अभियानों में भी लोगों को भाग लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करें प्रदेश की राजनीति, तो भाजपा की टॉप लीडरान जो लगातार 3 दिनों से मीटिंग चल रही है, पूरे प्रदेश की नहीं पूरे देश की दोस्तों, जिन 4-5 राज्यों के चुनाव 2023 में ही होने वाले हैं, उसके बाद में 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे और उसके साथ भी कुछ विधानसभाओं के चुनाव होने, तो उन सारे चुनाव में भाजपा कैसे विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दे, इसी जद्दोजहद में पूरी भारतीय जनता पार्टी की आला कमान और मंत्रिमंडल और धुरंधर विशेषज्ञ सारे लगे उसमें मंथन करने के लिए। और दोस्तों इसी में मंथन से निकल कर आएगा राजस्थान का भी कोई वो चेहरा, या फिर पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। कम से कम ये बात अब पुख्ता निकल कर आ जाएगी इस मीटिंग में, या फिर सीएम वसुंधरा राजे को जो चुनाव कार्य समिति है उसकी बागडोर सौंपी जाती है, या फिर उन्हें कोई और भी बागडोर सौंपी जाती है, या उन्हें दरकिनार किया जाता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें निकल कर आने वाली है, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव को हार कर भारतीय जनता पार्टी एक घायल शेर की तरह नजर आने लगी और अब वो किसी प्रकार का नुकसान सहने की स्थिति में दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर कर्नाटक वाले ही डिसीजन किन्हीं राज्यों में दोहराए जाते हैं तो एक बार फिर इस घायल शेर को और भी घाव लग सकती है, इसमें भी कतई कोई संदेह नहीं है। और दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की, तो इसी से जुड़ी कांग्रेस की खबर की बात कर लेते हैं। 11 जून को आखिर क्या करने वाले हैं सचिन पायलट? पूरी कांग्रेस को, पूरे देश की कांग्रेस को टेंशन में लाकर खड़ा कर दिया है सचिन पायलट ने। और उनको ज़्यादातर वो दबाव किस नेता का मानते हैं कांग्रेस में?
वो राहुल गांधी का दबाव मानते हैं या कुछ दबाव मानते हैं वो प्रियंका गांधी का। राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका के विदेश दौरे पर घूम रहे हैं और वहाँ से वो बयान देते हैं कहीं भारत के विरुद्ध। एक बार फिर उनका बयान चर्चा का विषय आपने सोशल मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अखबारों में देखा होगा, और दोस्तों हम उस पर नहीं जाते। लेकिन हम बात करें, वो दबाव राहुल गांधी का मानते हैं, लेकिन वो विदेश की यात्रा पर है और पीछे से 11 जून का समय रख दिया सचिन पायलट ने कि 11 जून को बहुत बड़ा फैसला वो लेने वाले हैं। आखिर वो फैसला क्या है? क्या राहुल गांधी की मौजूदगी में इतना बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे थे? ये एक बहुत कुछ सवाल है, सभी के दिमाग में होंगे। और हो सकता है सचिन पायलट गैर हाजिरी में राहुल गांधी की कोई बहुत बड़ा फैसला वाकई ही ले ले। अब तक तो सचिन पायलट फ्लॉप सिद्ध हुए हैं कोई बड़ा डिसीजन लेने में, और लगातार लगे कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने में, और अस्थिर करते ही आ रहे हैं। दोस्तों एक बार तो 2500 विधायक तक अपने पास इकट्ठे कर लिए थे और चले थे अशोक गहलोत की सरकार गिराने, लेकिन धुरंधर अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को छठी का दूध याद दिला दिया और दोस्तों दिन में तारे भी दिखा दिए, और उनका जो राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष का पद था वो भी गया और पार्टी में भी उनकी वैल्यू को एक प्रकार से घटा दिया। लेकिन यहाँ सचिन पायलट भी पहले कुछ कम बोलते थे, अब वो बराबर बोलने लगे। पहले कम बोलते थे तो ज़ोर ज़ोर से जो है अशोक गहलोत के तमाचे पड़ते थे शब्दों के, लेकिन अब जब बोलने लगे हैं तो अशोक गहलोत ने भी कुछ दूरी बना ली है और अब आला कमान को आगे कर दिया है कि आप निपटो इनसे, ये युवा है और इनको क्या करना है इनका आप ही देखो। और पीछे से कहते हैं कि ऐसा करना है। जब पार्टी आला कमान कुछ करने की मूड में आए और कोई मसौदा अशोक गहलोत के सामने रखे तो उस मसौदे पर अशोक गहलोत अपना वीटो रख देते हैं, अपनी सीनियरिटी का दबाव रख देते हैं, और उस दबाव के नीचे वो फैसला दोस्तों कहीं ना कहीं दबकर पिचक जाता है और उससे कुछ निकल नहीं पाता है। अर्थात वो मंथन तो होता है लेकिन समुद्र मंथन की तरह उससे अमृत नहीं निकल पा रहा है, विष ही विष निकल पा रहा है दोस्तों, और विष पीने वाला कोई शिव यहाँ नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। पार्टी में सारे के सारे अमृत पीने वाले ही नेतागण दिखाई दे रहे। तो ऐसे में क्या सचिन पायलट उस अमृत की तलाश में हैं जो भगवान शिव ने पीकर एक एग्जाम्पल पेश किया था, या फिर वो जहर पीने से इनकार कर देंगे, या वो जो अमृत मंथन है ये इस प्रक्रिया से ही अपने आप को अलग कर लेंगे और अपना समुद्र मंथन अलग ही जाकर करेंगे, नई पार्टी बना सकते हैं। ऐसी चर्चाएं हैं और विशेषज्ञों की माने, विश्वस्त सूत्रों की माने तो सारी प्रक्रियाएं पूरी हो रही है धीरे धीरे। क्या नाम रखना है पार्टी का, किस प्रकार से कितने दिनों तक उसका रजिस्ट्रेशन होगा, किस प्रकार से उस पार्टी की रूपरेखा होगी, सारी तैयारियां हो रही है। लेकिन हो सकता है ऐन वक्त पर कुछ वीटो हो जाए, कई बार हुआ है ऐसा, वरना कब की सरकार अशोक गहलोत की जा चुकी होती और यहाँ अब तक भाजपा की सरकार आपको दिखाई देती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कांग्रेस का आलाकमान भी सतर्क था, सजग था। अशोक गहलोत आखिर धुरंधर नेता है और अपनी जो जादूगिरी है उसका लोहा वो बार बार मनवा रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति ठीक नहीं है, चाहे वो भाजपा की बात करे या कांग्रेस की बात करे। स्थानीय स्तर पर आ जाते हैं तो यहाँ नेताओं का जनसंपर्क अभियान अभी भी चल रहा है, लेकिन भादरा के नेतागण भी कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति की ओर भी टकटकी लगा कर देख रहे हैं कि वहाँ क्या होता है, उसके बाद में हम अपने पत्ते खोलेंगे या उसके बाद में हम कुछ करेंगे। और हमारे जो नेता हैं उनके पास फिर कितना पावर रह जाएगा प्रदेश की राजनीति में, जब ये धूल छंटेगी, ये अंधेरा, ये आंधी मिटेगी और मौसम साफ होगा पार्टियों का, दोनों का। तो उस स्थिति में उनके जो भाजपा के नेता है उनकी जो पहुंच है प्रदेश तक, उन नेताओं के हाथ में कितनी पावर रहती है और उस पावर से क्या उनका भला हो सकता है टिकट के रूप में। ये सारे आकलन दोस्तों भाजपा के नेता भी कर रहे हैं। तो यही कमाल है कि भादरा के नेता भी पत्ते नहीं खोल रहे हैं, ये भी सचिन पायलट की तरह सब कुछ गोलमाल ही रख रहे हैं। देखते हैं 11 जून को क्या होता है, हमारी नज़रें बनी रहेगी। लेकिन बात करें भादरा के नेताओं की तो जयदीप डुड्डी ने परलिका गांव में आज शानदार जनसंपर्क अभियान किया, घर घर वोट मांगे।
दरवाज़ा खटखटाया लोगों का और नुक्कड़ सभाएं भी आयोजित की। पूरे परलिका गांव में आज जयदीप रूडी घूमे और अपने चुनाव लड़ने की और भाजपा टिकट मिलने के प्रति भी लोगों को आश्वस्त किया। कितना आश्वस्त किया, लोग कितने आश्वस्त हुए, उनको टिकट कहाँ मिल रही है, कितनी मिल रही है, किस प्रकार की आगे प्रक्रिया रहेगी, ये दोस्तों भविष्य का सवाल है। बात करें बलवान पूनिया की स्थानीय विधायक की, तो बलवान पूनिया दोस्तों आज जटान गांव में अभी हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले उनकी शानदार सभा हुई, स्वागत समारोह हुआ। और उससे पहले बात करें तो शिवदानपुरा बुढ़ेर में एक राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में रूहिल परिवार द्वारा एक कक्ष का निर्माण करवाया गया था, उसका लोकार्पण कार्यक्रम था। वहाँ से तेजस्वी अपना संबोधन बलवान पूनिया ने किया, वो हमारे चैनल पर भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब या फिर फेसबुक चैनल पर भी। तो इसी के साथ दोस्तों वो विधानसभा जयपुर भी दौरा करके आ चुके हैं। और इससे पहले बात करें तो भानगढ़ हो, जिलोदा हो, बांगवा हो और डोबी हो, वो राहत शिविरों का अवलोकन भी कर चुके हैं। बजरंग सहारण की बात करें तो एक दिन पहले उन्होंने घोटड़ा पट्टा में जनसभा की थी, तो अपना जनसंपर्क अभियान वो चलाए हुए हैं। संजीव बेनीवाल की बात करें तो नुआ में जनसभा का आयोजन किया था। बीच बीच में कहीं अपने पारिवारिक या अन्य अपने समर्थकों के कार्यक्रम में, विशेष कोई शादी विवाह के कार्यक्रम में भी वो शरीक होते हैं। इसके अलावा बात करें एसपी सिंह बढ़िया की, तो एक दिन पहले उन्होंने भी अपने निवास स्थान पर राजस्थान जनचेतना मंच पर एक सभा की थी अपने कार्यकर्ताओं की। उसके बारे में कल विस्तार से हमने आपको बताई दिया। और अन्य नेताओं की कोई बहुत ज़्यादा उपस्थिति, सक्रियता दिखाई नहीं दी। अब हम बात करेंगे दोस्तों उस विषय की जो किसानों से सीधा जुड़ा हुआ है। खरीफ फसलें, लगभग 17 खरीफ की फसलों के पीएम नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाए हैं। एमएसपी बढ़ाई आखिर कितनी थी 2022-23 में, 2023-24 के लिए क्या निर्धारण किया गया है दोस्तों? ये तो हर साल ही इसके एमएसपी में बदलाव किया जाता है। और मैं सबसे पहले तो आपको एमएसपी के बारे में बता देता हूं दोस्तों। हर साल इसमें केंद्र सरकार द्वारा बदलाव किया जाता है और बदलाव किया ही जाए, इसके लिए भी केंद्र सरकार, कोई सरकारें बाध्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके लिए कोई कानून संविधान में नहीं बना हुआ है। और बार बार यही मांग करते हैं किसान कि एमएसपी को लेकर कानून बने। आपने देखा होगा किसानों का आंदोलन जब चला था तो ये प्रमुख मांगे सभी किसान नेताओं की और संगठनों की बराबर रूप से उठती रही। आखिर कैसे एमएसपी का निर्धारण होता है दोस्तों? कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फसलों का क्या रुख रुझान रहता है, उसकी उत्पादक क्षमता क्या है, बाजार में उनकी डिमांड क्या है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है दोस्तों एमएसपी। और कहीं ना कहीं यहीं से निर्धारण होता है किसानों का वो हित, जो कम से कम किसान फसल की बुआई करने से पूर्व ही अंदाज़ा लगा सकता है कि अपने को अब इस फसल की बुआई करने पर ये मिलने वाला है। अगर फसल खराब हो गई तो फसल बीमा क्लेम के द्वारा भी उनको मिलता है। और ये फसल अगर सही सलामत तरीके से तैयार हुई तो बाज़ार में अपने को ये भाव मिलने वाले और अपने को इतना फ़ायदा होने वाला है। और कम से कम मैं जल्दी से आपको विभिन्न फसलों के बारे में दोस्तों बता दूं। सबसे पहले मैं कपास के बारे में आपको बताऊं तो एक मध्यम रेशे वाली कपास है, उसका 2022-23 में जो समर्थन मूल्य था 6080 था, अभी उसको 6820 अर्थात 540 रुपये बढ़ा दिए गए 2023-24 के लिए। तो 50% जो कि एक प्रकार से लागत होती है किसानों की, उस पर मुनाफा का जो प्रतिशत है वो किसानों का इस पर 50% आ गया है। और कपास की अगर लंबे रेशे वाली कपास की बात करें तो 2023-24 में दोस्तों 6380 था इसका रेट जो है, समर्थन मूल्य जो है, अब 7020 कर दिया गया, अर्थात यहाँ भी 540 बढ़ाया गया है और 50% ही इसका ही है। और इसके अलावा बात करें तिल का तो दोस्तों तिल 7830 रुपये 22-23 के लिए थे, जो 7000 इसको लेकर 8635 कर दिया गया है, अर्थात
₹805 सर्वाधिक इसके रुपए जो है वो बढ़ाए गए हैं। और अगर बात करें राम तिल का, तो दोस्तों राम तिल की अलग है 7287, इसके 2022-23 में थे 7734, अब कर दिए गए, अर्थात ₹447 यहाँ भी बढ़ाए गए हैं। कुल मिला के जो लागत पर मुनाफा है वो 50% यहाँ भी है। तो बाजरा की बात करें 2350 2324 में 22-23 में थे, तो जो कि 2500 कर दिया गया है, ₹150 बढ़ाए गए हैं। और 50% तो नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा 82% जो लागत से समर्थन मूल्य की बात करें तो उनको प्रतिशत मुनाफा जो है वो 85 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 82% होगा किसानों को। तो सर्वाधिक हम मान सकते हैं। मूंग की बात करें तो 7750 से बढ़ाकर अब 8558 कर दिया गया, अर्थात ₹803 यहाँ भी बढ़ाए गए हैं मूंग में भी। तो 50% मुनाफा बढ़ेगा। और मक्का में 1962 से दोस्तों ₹128 बढ़ा दिए गए, तो इसको 2009 कर दिया गया। 50% मुनाफा यहाँ भी किसानों को मिलेगा। सूरजमुखी के बीज की बात करें तो ₹6400 से बढ़ाकर यहाँ भी 6790 कर दिया गया, ₹360 बढ़े हैं। 50% यहाँ भी जो है मुनाफा प्रतिशत रहेगा। और इसके अलावा सोयाबीन पीले की बात करें तो ₹4300 थे, 4600 कर दिए गए, ₹300 बढ़ाए, यहाँ भी 52% मुनाफा रहेगा। तो मूंगफली की बात करें तो दोस्तों यहाँ पहले की बनिस्बत ₹527 बढ़ाकर यहाँ मूंगफली में कर दिए गए हैं ₹6370। तो ₹6370 बढ़ते ही ये 50% मुनाफे वाला फसल हो गई है। उड़द की बात करें तो 6600 से बढ़ाकर 6950 यहाँ कर दिए गए हैं, तो 350 बढ़ाए गए हैं। 51% यहाँ मुनाफा प्रतिशत रहा। और मूंग की बात करें तो 7755 से 8558 रुपये हो गया है, जबकि ₹803 यहाँ बढ़े हैं 50% के रूप में। और रागी की बात करें, हमारे क्षेत्र में रागी नहीं होती है, लेकिन कर्नाटक आदि राज्यों में रागी का बहुत ज़्यादा महत्व है। 3578 से 3846, अर्थात ₹268 बढ़ाए गए हैं और 50% मुनाफा हो गया है। और इसके बाद बात करें अरहर की तो ₹6600 से ₹7000, अर्थात ₹400 बढ़ाए, 58% इसका मुनाफा हुआ है। और ज्वार की बात करें हाइब्रिड की तो 2970 से 3180, अर्थात ₹210 बढ़ाए हैं। और अगर बात करें मालदंडी की ज्वार की तो दोस्तों 2990 से 3225 कर दिया गया है, तो यहाँ 235 बढ़े हैं, 50% मुनाफा मान सकते हैं। और धान की बात करें तो सामान्य के 2440, जिसके 2183 कर दिए गए, ₹143 बढ़ाया गया है। और ग्रेड ए की बात करें तो 2060 से 2203 कर दिए गए, यहाँ भी ₹143 बढ़ाकर 50% मुनाफा प्रतिशत किसानों का अब हो चला है। तो ये फ़ायदा किसानों को ज़रूर फसलों के इस समर्थन मूल्य से दोस्तों मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे क्या होगा ये देखा जाएगा, लेकिन ये सारी की सारी खरीफ फसलें में बढ़ाया गया है। और इसके बात करें 8 जून को आज क्या विशेष दिवस है, तो दोस्तों आज विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में भी आज का दिन मनाया जाता है। और आज विश्व महासागर दिवस भी मनाया जाता है। कैसे महासागरों का खारा जल है उसको मीठा करने की योजनाएं चलती है, और कैसे महासागरों का रख रखाव और महासागरों के महत्व के बारे में इस दिन बताया जाता है। और 1936 में आज ही के दिन रेडियो नेटवर्क का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था दोस्तों। और आज ही के दिन जन्म हुआ 1957 को डिम्पल कबाड़िया फिल्मी अभिनेत्री का। और आज ही के दिन 1975 को शिल्पा शेट्टी फिल्मी अभिनेत्री का भी जन्म दिवस था। और मौसम का मिजाज और मंडियों के भाव बताएं तो नौर का आज मंडियों का भाव सरसों से शुरुआत करें ₹4780 प्रति कुंटल, जबकि गेहूं का भाव आज 2266, जौ के भाव 1610, ग्वार के भाव 5250, चना के भाव ₹4791 प्रति कुंटल रहे। अरंडी के भाव 5538, जबकि सिरसा मंडी में नरमा रहा 7400, सरसों के भाव ₹4680 प्रति कुंटल, चना 4611, गेहूं के भाव 2210, जबकि आदमपुर मंडी में नरमा बिका है ₹7400 प्रति कुंटल। और ग्वार के भाव 5100
75, जबकि चना के भाव 4680 प्रति कुंटल और सरसों के भाव 4597, गेहूं के भाव 2215 रुपये प्रति कुंटल रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे मिलेंगे। और मौसम का मिजाज मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 4-5 दिनों में फिर एक बार मौसम बरसात वाला होने वाला है। आने वाले 1-2 दिनों तक तो बरसात बहुत कम है, हल्की मात्र बूंदाबांदी के रूप में ही, कल तो बिल्कुल नहीं है, परसों बताई गई है। लेकिन आज 38 से 41 डिग्री टेम्परेचर दिन भर मौसम बना रहा दोस्तों। पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर पारा डाउन होगा इसी जून महीने में। तो कुल मिला के बादल 20 से 30% तक छाए रहे। देर शाम को भी 37 से 40 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से लगभग हवाएं चलेगी। 9 जून को कल कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज, 32 से 40 डिग्री दिन में और 40 से 42 डिग्री मैक्सिमम दोपहर को रहेगा दोस्तों। और इसके अलावा 11 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। बादल 30 से 40% पूरा दिन भर और रात्रि को छाए रहेंगे। बरसात कतई नहीं है, रात्रि को भी लगभग 55% बादल छाए रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त साफ संदेश से। मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।